22 अगस्त 2016 शाम होते होते एक खबर पूरे फिरोजाबाद शहर में आग की तरह फैलने लगती है। ये खबर थी शहर के सबसे बड़े कारोबारी के इकलौते बेटे की गायब होने की। परिवार से लेकर पूरा प्रशासन गायब हुए लड़के की तलाश में लग जाता है, मगर उसका कोई अता पता नहीं चलता। इसी बीच परिवार वालों को मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते ही हर कोई शॉक्ड रह जाता है। लड़का किडनैप हो गया था। ये आज तक की सबसे बड़ी किडनैपिंग थी और फिरौती की डिमांड काफी बड़ी थी, पूरे 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोना। मामला पुलिस तक जाता है और फिर इस पूरे केस में कुछ ऐसा होता है कि हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के बारे में तो सुनकर एक पल के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इस केस में क्या कुछ होता है और इस अपहरण कांड को अंजाम किसने दिया था और फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है, चलिए जानते हैं ये सब सिलसिलेवार तरीके से। इस केस को जिसने भी अंजाम दिया था उसके बारे में जानना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। इस पूरी घटना को अंजाम देने की वजह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। फिलहाल हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की है। देश में सबसे ज्यादा चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में ही होता है। यही कारण है कि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। इसी फिरोजाबाद में अतुल मित्तल नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। इनकी गिनती शहर के सबसे बड़े कारोबारियों में की जाती है। इन्होंने रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अतुल मित्तल का एक बेटा भी था जिसका नाम आदित्य मित्तल था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्तर पर ही करने के बाद आदित्य बेंगलुरु जाकर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA तक की पढ़ाई पूरी करते हैं। साल 2014 में ये वापस फिरोजाबाद आ जाते हैं। यहाँ आकर वो अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए ओम ग्लासेस नाम की कंपनी में ही जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देते हैं। पूरे परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पूरे परिवार में किसी को भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 22 अगस्त 2016। आदित्य मित्तल रोज की तरह जिम जा रहे थे। वो सुबह लगभग 8:30 बजे जिम जाने के लिए अपने घर शांति भवन से निकलते हैं। वो टुंडला थाने क्षेत्र के ऑर्बिट जिम में जाया करते थे। जाने के बाद अक्सर आदित्य जिम से सीधा ऑफिस चले जाया करते थे और काम संभालते थे। 22 अगस्त 2016 को आदित्य समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। ऑफिस से जब लोग आदित्य को फोन करते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। लोगों को लगता है कि शायद वो अपने दोस्त के साथ कहीं निकल गए होंगे, इसलिए शायद ऑफिस नहीं आए। कुछ दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर वो आदित्य के बारे में कुछ नहीं बता पाते। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आदित्य की खोज भी तेज हो जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं और आदित्य का कहीं भी अता पता नहीं चलता। जिम से पता करने पर यह पता चलता है कि आदित्य तो जिम आए ही नहीं। अब आदित्य के परिवार वाले आदित्य को खोजने की गुहार लगाने के लिए प्रशासन के पास जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक से आदित्य के चाचा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आदित्य का अपहरण हो गया है और सामने वाला कहता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। ये मैसेज देखते ही सब दंग हो जाते हैं। मैसेज की वजह से घर वाले चाह कर भी पुलिस को ये नहीं बताते हैं और अपहरणकर्ताओं के दूसरे मैसेज का इंतजार करने लगते हैं। इधर आदित्य की किडनैपिंग की खबर सुनकर आदित्य का एक बहुत ही करीबी दोस्त रोहन सिंघल उसके घर आता है और आदित्य के घर वालों को बताता है कि मैंने आदित्य की कार नारके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नागला बीच के इलाके में देखी है। रोहन की जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को आदित्य मित्तल की कार बरामद कर ली जाती है।
अपहरणकर्ताओं द्वारा दूसरी सूचना अब तक नहीं मिली थी। इसलिए सब बेचैन होकर किडनैपर्स के मैसेज का इंतजार करने लगते हैं, मगर काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आता। यहाँ तक कि शाम हो जाती है, मगर कोई मैसेज नहीं आता है। काफी रात हो चुकी थी। अब जाकर आदित्य के चाचा के पास अननोन नंबर से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति 10 करोड़ रुपए की मांग करता है। ज्यादातर किडनैपिंग के केस में 10, 20, 30 या 50 लाख तक की मांग करी जाती है, मगर आदित्य को किडनैप करने वाले लोगों ने सीधा 10 करोड़ रुपए की मांग करी थी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि उसके परिवार वाले चाहकर भी जल्द से जल्द इतनी बड़ी रकम का इंतजार नहीं कर सकते थे। उधर से किडनैपर्स बार बार ये हिदायत दे रहे थे कि पुलिस को मत बताना वरना अच्छा नहीं होगा। इसलिए परिवार वाले पुलिस के पास भी नहीं जा पाते हैं। थक कर परिवार वालों की तरफ से फिरौती की रकम कम करवाने की कोशिश की जाती है। परिवार द्वारा पैसे कम करवाने की काफी कोशिश की जाती है, मगर किडनैपर 1 रुपए भी कम करने को तैयार नहीं थे। फिलहाल तो परिवार वालों द्वारा 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करना नामुमकिन सा था। दूसरी तरफ किडनैपर्स 10 करोड़ रुपए से नीचे मानने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए आदित्य के घर वाले अब पुलिस के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। आदित्य के घर वाले तुरंत नजदीकी टुंडला थाने में जाकर आदित्य की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्योंकि ये मामला बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस की कई टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और आदित्य की खोजबीन शुरू कर दी जाती है। रोहन के साथ आदित्य के जितने भी करीबी दोस्त थे उन सब से पूछताछ शुरू कर दी जाती है, मगर किसी भी दोस्त के पास आदित्य की कोई जानकारी नहीं होती। 22 अगस्त का पूरा दिन और रात इसी उथल पुथल में बीत जाता है, मगर आदित्य का कोई भी पता नहीं चलता। अगले दिन 23 अगस्त 2016 को किडनैपर्स द्वारा आदित्य के चाचा के पास फिर से मैसेज आता है, मगर इस बार वो अपनी डिमांड बदल देते हैं। पहले किडनैपर्स ने 10 करोड़ रुपयों की मांग की थी, मगर अब उनके द्वारा 30 किलो सोने की मांग करी जाती है। तुरंत पुलिस को इस किडनैपर्स द्वारा दी गई नई जानकारी की सूचना दी जाती है। इस डिमांड को सुनकर पुलिस वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि इस घटना को किसी बाहरी गैंग ने अंजाम दिया है। पुलिस के द्वारा जांच का तरीका बदल दिया जाता है। वो कई दूसरे एंगल से अपनी जांच शुरू करते हैं, मगर पुलिस वालों को कहीं से भी कामयाबी हाथ नहीं लगती। इधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, उधर परिवार वाले भी अपने स्तर से बेटे की तलाश जारी रखते हैं। जब परिवार वाले अपहरण से पहले की घटनाक्रम को याद करते हैं तो आदित्य की मां को याद आता है कि अपहरण की घटना से ठीक 1 रात पहले यानी 21 अगस्त की रात आदित्य का दोस्त रोहन आदित्य के घर आया था। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी। इसी बातचीत के दौरान रोहन आदित्य की मां के सामने सुबह रोहन के साथ जिम जाने की भी बात करता है। इस बात के याद आते ही तुरंत अब एक बार फिर से आदित्य के परिवार वाले रोहन से फोन पर बात करते हैं और उससे आदित्य के साथ जिम जाने वाली बात के बारे में पूछते हैं। इसी बात पर रोहन कोई जवाब नहीं दे पाता और तुरंत फोन काट देता है। रोहन की इस हरकत से आदित्य के परिवार वालों को काफी गुस्सा आता है और उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आशंका होती है। अब वो दोबारा फोन करते हैं, मगर इस बार भी रोहन ठीक से बात नहीं करता। उसके बाद रोहन के भाई को भी आदित्य के घर वाले फोन करते हैं। वो भी ठीक ढंग से बात करने की बजाय फोन काट देता है। अब सबका शक रोहन और उसके भाई के ऊपर आ जाता है। इसलिए आदित्य के परिवार वाले अपहरण की घटना के 2 दिन बाद आदित्य के दोस्त रोहन तथा उसके भाई पवन सिंघल तथा उसके एक और दोस्त अर्जुन पर ही आदित्य के अपहरण के ऊपर शक जताते हुए टुंडला थाने में ही अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच शुरू कर देती है। इसी बीच अपहरण के 3 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2016 की शाम पास के ही शिकोहाबाद थाने क्षेत्र के पास ही स्थित बूढ़ा नगर में स्थानीय पुलिस को झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति की लाश देखे जाने की खबर मिलती है। तत्काल ही उस लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये एक नौजवान की लाश है। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं।
आदित्य के अपहरण की घटना की जानकारी आसपास के सभी जिलों में दी जा चुकी थी। इसी आधार पर पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि आदित्य मित्तल का ही शव है। इसलिए शव की पहचान करवाने के लिए आदित्य के घर वालों को भी फोन लगाया जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य के घर वाले अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान करते हैं तो पता लगता है कि ये आदित्य का ही शव है। ये बात पता चलते ही पूरे परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। अब तक इस पूरे मामले की खबर मीडिया में भी पहुंच चुकी थी। चूंकि ये घटना एक बड़े कारोबारी के बेटे के साथ हुई थी, इसलिए ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और लोगों ने प्रशासन पर भी जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसलिए पुलिस और भी तेजी से काम करना शुरू कर देती है और आदित्य का शव मिलने के बाद सीधा उन दोनों को उठा लेती है जिन पर परिवार वालों ने शक जताया। पहले तो रोहन इनकार करता है, मगर जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ शुरू करते हैं तो रोहन दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाता है। ये सच्चाई दोस्ती के रिश्तों को तार तार करने वाली है। ये पूरा कांड रोहन सिंघल द्वारा ही किया जाता है। रोहन भी इस शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रोहन के पिता शहर के जाने माने गत्ता व्यापारी थे। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए रोहन भी आदित्य की तरीके रियल एस्टेट के फील्ड में उतरना चाहता था। वो एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट में पैसा लगा देता है। फिरोजाबाद में ही जल्द से रोड पर वो कर्मयोगी नाम का एक रेसिडेंशियल कॉलोनी भी बनाता है। रोहन को इस रियल एस्टेट वाले बिजनेस में तगड़ा नुकसान होता है। रोहन ने जिन जिन लोगों से उधार पैसा मांगकर इस बिजनेस में लगाया था, वो सब अब पैसा वापस करने के लिए रोहन पर दबाव बनाने लगते हैं और उसके साथ जो अन्य साथी थे वो अपने स्तर से पैसा जुटाने की कोशिश करने शुरू कर देते हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाते। इसी के बाद उनके दिमाग में किडनैपिंग द्वारा पैसा लेने का शैतानी ख्याल आता है। दरअसल रोहन सिंघल और आदित्य मित्तल की दोस्ती लगभग 1 साल पहले ही हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी इनका होता था। इस कारण रोहन को आदित्य के परिवार वालों की हैसियत का भी अंदाजा अच्छे से हो गया था, क्योंकि आदित्य मित्तल अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था। इसलिए रोहन अपने दोस्तों को यकीन दिलाता है कि अगर हमने आदित्य को किडनैप कर लिया तो उसके परिवार वाले अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए हमें मुंह मांगी कीमत देंगे। फिर उन पैसों से हम बड़ी आसानी से अपना कर्ज चुका सकते हैं। इसी के बाद वो लोग आदित्य की हर एक मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर देते हैं। 22 अगस्त को जब आदित्य जिम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे रोहन मिलता है और कहता है कि आज जिम जाने की बजाय मेरे साथ चलो, हम अपने फार्म हाउस पर चलकर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रोहन सिंघल भी शहर के एक बड़े कारोबारी का बेटा था, इसलिए उसके पास लाइसेंसी हथियार होने के साथ साथ एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था। इसलिए आदित्य शूटिंग प्रैक्टिस की बात सुनकर रोहन के साथ फार्म हाउस पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रोहन आदित्य को रास्ता बदलने के लिए कहता है और कहता है कि यहीं पास में मेरे एक और फार्म हाउस का काम चल रहा है। यहाँ मेरा थोड़ा सा काम है। यहाँ काम पूरा करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने फार्म हाउस पर। रोहन के इतना कहने पर आदित्य अपनी कार मोड़ देता है। जैसे ही वे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, पहले से ही तैयार रोहन के दोस्त और उसके भाई लोग तुरंत आदित्य को अपने कब्जे में लेकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पर कपड़ा लपेट देते हैं और इसके तुरंत बाद पहले से ही तैयार बेहोशी का इंजेक्शन आदित्य को दे दिया जाता है। इसी दौरान रोहन एक दूसरी फेक आईडी से दिए गए सिम से आदित्य के चाचा को कांटेक्ट करता है और उन्हें आदित्य की किडनैपिंग की जानकारी देता है। आदित्य के चाचा रोहन की आवाज इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उसने फोन पर वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया था। रोहन के खुलासे के मुताबिक किसी का भी शक रोहन पर ना हो, इसलिए आदित्य को किडनैप और बेहोश करने के बाद रोहन प्लान के मुताबिक ही आदित्य के घर जाता था और किडनैपिंग की खबर सुनकर अफसोस करने का नाटक करता था। के अलावा
वो घर आना जाना भी जारी रखता है ताकि वो आदित्य के परिवार वालों की हर एक मूवमेंट को समझ सके और उसी हिसाब से फैसले कर सके। रोहन पुलिस से पूछताछ में ये खुलासा करता है कि यहाँ तक तो उसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जब आदित्य के परिवार वाले पुलिस को इस किडनैपिंग की जानकारी दे देते हैं तो उसके बाद मीडिया में भी खबर चलने लग जाती है। स्थानीय मीडिया में जो तस्वीरें चल रही थी वो सब रोहन के साथ वाली थी। पुलिस केस की वजह से रोहन को डर सताने लगता है। उसे लगता है कि अब वो शायद पकड़ा जाएगा और उसका राज भी खुल जाएगा। इसलिए आदित्य की मौत को दूसरा एंगल देने के लिए उसको बेहोश रखने के चक्कर में एक के बाद एक कई बेहोशी के इंजेक्शन लगा देता है। दवा के ओवरडोज के कारण आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है। मौत को दूसरा एंगल देने के लिए ये लोग आदित्य का गला भी दबाते हैं ताकि जांच का रुख बदल जाए। आदित्य की मौत के बाद ये लोग आदित्य की लाश को पास की ही एक नहर में फेंक देते हैं, मगर थोड़ी ही देर में लाश पानी से ऊपर आ जाती है और इस कारण से लाश पुलिस की नजर में आ जाती है। रोहन ने उसके दोस्त आदित्य की हत्या करने के बावजूद भी फिरौती की रकम मांगी थी। बाद में इस केस को दूसरा एंगल देने के लिए रोहन गोल्ड की डिमांड करता है ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि ये कांड किसी बाहरी गैंग द्वारा किया गया है। इस खुलासे के बाद पुलिस तत्काल रोहन और उसके नौकर पवन लाल को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस वहां पे भी छापेमारी करती है जहां पर इन लोगों ने आदित्य को बंदी बनाकर रखा था। उसी जगह से आदित्य को बांधने में इस्तेमाल करने वाली जंजीर और रस्सी को भी बरामद किया जाता है। इसके अलावा आदित्य को बेहोश करने में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और अन्य कई सामान को भी कब्जा करा जाता है। पुलिस ने रोहन और पवन को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर पूछताछ करने पर पुलिस को यह भी पता चलता है कि इस पूरी साजिश में उसका भाई भी शामिल था। इसलिए पुलिस उसके भाई पवन सिंघल को भी अरेस्ट करती है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि बेटे की साजिश के बारे में रोहन और पवन सिंघल की मां अनीता सिंघल को भी जानकारी थी, मगर उन्होंने अपने बेटे को ऐसा करने से नहीं रोका। इसलिए पुलिस वालों ने अनीता सिंघल को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कुल मिलाकर कई दिनों की जांच के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य का दोस्त रोहन सिंघल, राज मिस्त्री, हंसराम गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश, रोहन का भाई पवन सिंघल तथा रोहन का दोस्त अर्जुन और रोहन की मां अनीता सिंघल को भी गिरफ्तार करा जाता है। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ाते हुए ठोस सबूत जुटाना शुरू कर देती है। फाइनली इस केस की सुनवाई भी स्थानीय अदालत में शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा इस मामले में काफी ठोस सबूत जुटाए जाते हैं तथा बड़ी संख्या में गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूत तथा गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट द्वारा अप्रैल 2021 में रोहन सिंघल, पवन सिंघल तथा आदित्य मित्तल की किडनैपिंग और हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि रोहन के दोस्त अर्जुन की मां अनीता देवी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है। इन आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। फिलहाल सभी अपराधी जेल की हवा खा रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य का पूरा परिवार दोस्तों पर किए गए भरोसे की कीमत चुका रहा है। मित्रों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आने वाली कई नई केस और नई घटनाओं के साथ आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई घटना के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।